चलिए दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। हम लोग ने एक क्लास करी थी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ हम किसे बोलेंगे एज पर इंड AS 40। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ की क्या फीचर्स हैं वो जो दूसरी प्रॉपर्टी से उसको अलग करते हैं, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कब रिकॉग्नाइज करेंगे, उसके रिकॉग्निशन की कॉस्ट क्या होगी। और यहीं पे हम लोगों की क्लास ख़त्म हो गई थी। FR की क्लास नंबर 9 में हम लोगों ने ये बातें करी थी। ठीक है, तो आइए दोस्तों, मैं सबसे पहले ये बातें आपको दोहरा देता हूँ, तब मैं फिर आगे चलूँगा। इंड AS का नंबर है 40 और नाम है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये बिल्कुल आपका स्टडी मटेरियल है, तो आपने बस एक काम करना है, अपनी स्टडी मटेरियल ऑन कर लेनी है। जो कहता है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, लैंड एंड बिल्डिंग या उसका कोई पार्ट या केवल लैंड या केवल बिल्डिंग दोस्तों, ठीक है, जो हमने रेंटल इनकम के लिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो वर्ड है कि रेंटल इनकम के लिए हमने जो रखा हुआ है, ठीक है, फॉर रेंटल, हमने जिसे रेंटल के लिए रखा है या फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखा है, दो बातों के लिए रखा है। लेकिन हमने नहीं रखा है किस बात के लिए, फॉर यूज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ या इन फॉर द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज, और या फिर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। हमने दो बातों के लिए नहीं रखा है, और इन बातों के लिए रखा है तो फिर वो कुछ और माना जाएगा, PPE माना जाएगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, इन्वेंट्रीज माना जाएगा, उस पर कोई और इंडेक्स लगेगा। इसके लिए जरूरी है कि रेंटल या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए इसका होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक और था कि अगर आप साथ में कुछ और एसेट्स का कुछ सर्विसेज भी दे रहे हैं आप, तो सर्विसेज छोटी मोटी हो, इनसिग्निफिकेंट हो सर्विसेज, तभी उसे हम इंड AS 40 के दायरे में रख सकते हैं। और सर्विसेज इंपॉर्टेंट हो गई तो फिर वो होटल टाइप की कोई चीज़ हो गई, मतलब जैसे बिल्डिंग है, सिक्योरिटी गार्ड है, तब तो इंड AS 40 चलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए बिल्डिंग है, सपोज कीजिए बिल्डिंग है और आप उसमें पूरी मतलब कॉल सेंटर और सिक्योरिटी और सफाई और लंच की व्यवस्था और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो ये समझिए कि आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, फिर इस समय से ऑनर्स ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी ही समझेंगे। ठीक है ना। कई बार ऐसा भी होता है कंबाइंड प्रॉपर्टी है जिसे हम यूज़ कर रहे हैं अपने काम के लिए भी, ऑनर्स ऑक्युपाइड भी है और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी है, तो ऐसे में आपका इंड AS कहता है कि देखो आपको दो काम करना है दोस्तों। कौन सा दो काम करना है, आपको इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। अगर स्प्लिट हो सकता है, अलग अलग तरीके से इसका ऑनरशिप राइट ट्रांसफर हो सकता है, यूज हो सकता है, दोनों की इंडिपेंडेंट कैश फ्लो को डिटरमिन किया जा सकता है, तो एक पोर्शन अपना आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रखिए और एक पोर्शन अपना सेल्फ ऑक्युपाइड रखिए। लेकिन अगर स्प्लिट नहीं हो सकता है तो केवल इनसिग्निफिकेंट पोर्शन अगर आप यूज कर रहे हैं सेल्फ ऑक्युपाइड, तभी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानी जाएगी, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज कतई भी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अगर आपने होल्डिंग सब्सिडरी को रेंट पे दे रखा है तो फिर ऐसे सिचुएशन में नॉर्मली जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा उसमें तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानी जाएगी, लेकिन जो कंसोलिडेटेड बनेगा उसमें ये ऑनर्स ऑक्युपाइड के रूप में दिखाया जाएगा। ठीक है, और स्कोप का जहाँ तक सवाल है, ये लागू नहीं होता है बायोलॉजिकल एसेट्स पे, और ये लागू नहीं होता है मिनरल राइट्स वगैरह पे। कई सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, जैसे कि शिवानंद जी, सौरभ जी, सीनू, महक और हरीश, ये सभी बच्चे। बेटा आप सबको, आप सभी दोस्तों को वेरी गुड इवनिंग। पिछले 5-6 दिनों से क्लास नहीं हो पा रही थी, उसके दो कारण थे। एक तो थोड़ा मैं IPCC के बैचेज में, सी एंटर के बैचेज में घनघोर तरीके से मैं बिजी हो गया था, और दूसरा मैं 2 बजे क्लास कराता था तो बहुत सारे बच्चे लाइव नहीं हो पाते थे। तो बहुत सारे बच्चे क्योंकि ऑफिसेज वगैरह खुलने लगे थे, तो मैं इसी उधेड़ बुन में था कि टाइमिंग क्या रखूं, क्योंकि इस क्लास को मैं चाहता हूं कि बिल्कुल लाइव क्लास हो जिसमें आप अपनी क्वेरीज और इंट्रैक्शंस कर सकें। वरना रिकॉर्डिंग तो मैं रात के 2 बजे भी करके रख सकता हूं, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग देना नहीं चाह रहा इस बैच को। इस बैच को पूरी तरह से मैं चाह रहा हूं दोस्तों कि ये लाइव बैच हो। इसलिए आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, किसी भी तरीके से, जैसे आप फेस टू फेस क्लासेज में कैसे टाइम निकाल लेते हैं,
इस तरह से आप यहाँ भी टाइम निकालिए। आप आएंगे तभी मुझे पढ़ाने का मजा आएगा, आप नहीं आएंगे तो मैं फिर बंद कर दूंगा। इसीलिए आप सब लोग अपना टाइम निकाल के, भाई पढ़ाई के लिए टाइम निकालना है, किसी और बात के लिए थोड़ा निकालना है। 8:30 बजे है, 8:30 बजे आप कहिए तो 9 बजे मैं शुरू करूँगा, कहिए तो 9:30 में शुरू करूँगा, कहिए 10 बजे। आप बताइए आप कितने बजे एकदम पक्का एकदम अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे? दर्ज कराएंगे तभी मैं कराऊंगा, नहीं तो मैं नहीं कराऊंगा। ये बैच आपके लिए हो रहा है और किसी मकसद के लिए थोड़ा ना हो रहा है। आप आइए। रिकॉर्डेड क्लास से तो यूट्यूब पे हजारों भरी पड़ी है, लेकिन वो बात नहीं होती ना, लाइव की अपनी बात होती है। तो मैं चाहता हूं आप सभी दोस्त एकदम एक अपना टाइम बना लीजिए कि भाई इस समय तक मैं ऑफिस से फ्री हो जाता हूँ, घर पे आके मुंह हाथ धो लेता हूँ, थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लेता हूँ और फिर बैठिए। और घर पे बैठे हैं तो साथ में खाना भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़े ना है। चम्मच चम्मच से खा भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, घर का पूरा मजा लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, ये थी हमारी पहली बात कि हमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं। अब जहां तक इसकी अकाउंटिंग का सवाल था, आपका इंडेस कहता है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज की अकाउंटिंग के बारे में इंडेस देखिए क्या कहता है, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। इंडेस आपसे कहता है कि देखिए इसका रिकॉग्निशन हम तभी कर सकते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले बता रहा हूं, ये मैंने 9th क्लास जो कराई थी उसको रिपीट कर देता हूं ताकि सभी बच्चे जुड़ जाएं। इसका रिकॉग्निशन का 2 क्राइटेरिया है जो कहीं भी होता है किसी भी एसेट्स के बारे में। एक तो प्रोबेबल है कि इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो, इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो इस बात की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, कितना होगा वो अलग बहस का मुद्दा है, लेकिन होना चाहिए। और दूसरी बात कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैन बी मेजर्ड रिलायबली, ठीक है ना, तभी हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे यहाँ पे एज ए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वरना नहीं करेंगे। सही पूछे तो पीपी का भी यही है, इंडेस 16 भी तभी होगा जब ऐसी बात होगी, वरना नहीं होगा, ठीक है कि नहीं। अब आगे आइए। मेजरमेंट होगा तो कौन सी पे होगा, ये भी हम लोगों ने बात की थी। मेजरमेंट होगा तो कहा गया कि भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है इनिशियली मेजर्ड एट कॉस्ट, और उसके लिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगर कोई है तो हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी शामिल करेंगे। आपने कितने में परचेज किया है उस पर, और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेज लगे हैं उन सभी चीज़ों को लीजिए, कोई प्रोफेशनल फीस वगैरह है उन सब बातों को लीजिए, और आप इसमें ऐड कीजिए कोई और मतलब जो लीगल ट्रांसफर वगैरह के जो खर्चे हैं उन सब चीज़ों को ऐड कीजिए। लेकिन दोस्तों आपको इसमें नहीं लेना है, 2 चीज़ें नहीं लेनी है। एक तो आपको इसमें शामिल नहीं करना है स्टार्टअप कॉस्ट, अगर मान लीजिए आप शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ खर्चा करना पड़ा, या रेंटल के लिए आपने कोई ऐड दिया है, होता ना वो OLX पे ऐड, OLX पे ऐड दिया है, या कोई पेपर में ऐड दिया है, तो वो सारी चीज़ें हमें नहीं लेनी है। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज अगर आपको कोई होने की उम्मीद है तो वो नहीं लेनी है। कंस्ट्रक्शन के दरमियान अगर कोई एबनॉर्मल लॉस वगैरह हुआ है तो मित्रों वो सब नहीं लेना है, ठीक है। और अगर आपने किसी और एसेट से एक्सचेंज किया है तो ऐसे सिचुएशन का रूल ये है कि जो अदर एसेट से अगर आपने एक्सचेंज किया है तो जो एसेट आपका गिवन अप है, इंडेस 16 में क्वेश्चन बताता हूं बेटा, जो एस वो गिवन अप है उस एस की बात आपको देखनी पड़ेगी, उसकी फेयर वैल्यू लीजिए और उसकी फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड होगा। जैसे मान लीजिए एक लैंड एंड बिल्डिंग हमने लिया और दूसरी कोई चीज हमने दी है, तो दूसरी जो चीज दी है उसकी फेयर वैल्यू लेनी है। लेकिन अगर उसकी फेयर वैल्यू बहुत अच्छी नहीं निकल रही है तो जो आपने ली है उसकी फेयर वैल्यू भी ले सकते हैं। और अगर दोनों की फेयर वैल्यू नहीं निकल रही है या कमर्शियल सब्सटेंस नहीं उस ट्रांजेक्शन में, तो फिर ऐसे सिचुएशन में आपको उसे रिकॉर्ड करना है। कौन सी प्राइस पे? कैरिंग कॉस्ट ऑफ द एसेट गिवन अप, जो आपने एसेट गिवन अप किया है उसकी कैरिंग कॉस्ट पे आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। और कमर्शियल सब्सटेंस कहाँ लेक करता है? जहाँ एसेट्स के अदला बदली होने के बाद भी कैश फ्लो या उसके रिस्क या उसके टाइमिंग या डिनोमिनेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम बोलते हैं कि देयर इज लेकिंग कमर्शियल सब्सटेंस। इतनी बातें हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में करी थी और हम लोगों ने इलस्ट्रेशन 2 देखा था एक। अब इसके आगे देखने की बात है। अच्छा, एक और बात बताना भूल गया, अगर आपने इसे डिफर्ड क्रेडिट पे लिया है, मतलब नॉर्मल क्रेडिट जो 1-2 महीने का होता है उसके लिए मान लीजिए कोई टाइम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने डिफर्ड क्रेडिट पे अगर लिया हुआ है तो फिर ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे दोस्तों, उसे डिफर्ड क्रेडिट पर आपने लिया हुआ है तो उसके अंदर जो इंटरेस्ट का एलिमेंट है, जैसे हायर परचेज वगैरह नहीं होता है लंबे समय के लिए, तो इंटरेस्ट का एलिमेंट है, इंटरेस्ट का एलिमेंट आप हटा देंगे। तो एस कहता है कि अगर आपने कभी डिफर्ड क्रेडिट पे लिया हुआ है तो जो इंटरेस्ट का एलिमेंट है आपको यहां से उससे लेस करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसी बीच अमन का 2 क्वेश्चन आया है दोनों क्वेश्चन अभी आपको जरूर बताएंगे। थोड़ा सा रुक जाइए, मैं जो अपनी बात खत्म कर लेता हूं फिर मैं आपकी बात पे आऊंगा दोस्त।
देखिए छोटा सा इसी बात पे छोटा सा क्वेश्चन मैं शुरुआत कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। और वो क्वेश्चन ये है कि एक्स लिमिटेड परचेज ए लैंड वर्थ 1 करोड़। ऑप्शन है कि फुल अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज पे कीजिए या 2 साल के बीच में दीजिए 1 करोड़ 20 लाख में। बताइए इसकी कॉस्ट क्या मानी जाएगी? फटाफट आनी चाहिए आपकी तरफ से आंसर। व्हाट शुड बी द कॉस्ट? हम इसकी कॉस्ट क्या माने? वही जो डिफर क्रेडिट है उसी बात पे ये क्वेश्चन बनता है। और बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं, प्रीत सिंह भी जुड़ गए हैं, अमन चौरसिया जी। आपके दोनों सवाल का जवाब मैं देता हूं बेटा। पहले मुझे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ की ली है, हमारे पास 2 ऑप्शन है। अगर हम तुरंत देंगे तो 1 करोड़ देना पड़ेगा और 2 साल के बीच में अगर हम पे करेंगे तो 1 करोड़ 20 लाख देना पड़ेगा। बताइए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर हमारी है तो हम कौन सी कॉस्ट इसकी माने दोनों ही केस में? लाइव क्लास है दोस्तों, आप ये मत समझिए कि हमारा आंसर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए, उसको जज कीजिए और गिव योर बेस्ट आंसर, ठीक है ना? लाइव क्लास का ये फायदा होना चाहिए। देखिए पहले केस में तो 1 करोड़ होगा, पहले केस में तो कोई झगड़े वाली बात है ही नहीं। पहले केस में 1 करोड़ होगा, नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है। आपने अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात की तो फर्स्ट ऑप्शन में 1 करोड़ है, वही खर्चा है, वही हमारी बात होगी। दूसरे केस में भी 1 करोड़ होगा, मजे की बात, क्योंकि डिफर्ड अगर क्रेडिट है तो इंटरेस्ट का एक्सपेंस हम नहीं लेते, तो दूसरे केस में भी हमें 1 करोड़ ही लेना है। और जो 20 लाख है दैट विल नॉट बी रिकॉग्नाइज एज कॉस्ट, रादर इट विल बी रिकॉग्नाइज एज इंटरेस्ट, ठीक है ना? इतनी बात हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में करी थी, ठीक है। एक क्वेश्चन चलिए और करा देता हूं जो पिछली क्लास में हम लोगों ने करी थी। जिन बच्चों ने नहीं देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाइए, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। एफआर के नाम से एक प्लेलिस्ट बना होगा मेरे ख्याल से, और वहां पे क्लास नंबर 9 भी उसमें जुड़ा हुआ होगा। क्लास नंबर 9 पे आप अपना काम कर लीजिएगा, ठीक है ना? पढ़ लीजिएगा सभी। तो देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन इसके टेस्ट योर नॉलेज में है और इसी से संबंधित है, इसलिए मैंने सोचा कि अभी हाथ खेत करा दूं, फिर बाद में और देखेंगे। लो जी, ये है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पता नहीं मैंने कराया था कि नहीं, जहां तक मुझे याद है मैंने क्वेश्चन तो नहीं कराया था, इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर है जी 3, और इस पूरा क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल से। दोस्तों स्टडी मटेरियल में आपके इतने क्वेश्चन है कि उन्हीं को कर लीजिए, सारा एस कवर हो जाएगा। नॉलेज की कोई दिक्कत थोड़े ना है, जितना पढ़िएगा वो तो देखिए, प्रैक्टिस शुरू करें, इनकम टैक्स, जीएसटी जितना पढ़ें कम पड़ता है, लेकिन एग्जाम के समय हमें ये अपना दायरा तय करना पड़ेगा कि हमें कितना पढ़ना है। और दोस्त एज ए स्टूडेंट मैं हमेशा यही चाहूँगा, एज ए स्टूडेंट नॉट एज ए टीचर। एज ए टीचर तो जितना पढ़े वो कम है, लेकिन एज ए स्टूडेंट मैं चाहूँगा कि आप अपना दायरा सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से बाहर ना निकालें, वही बहुत है। पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। इन ए फाइनेंशियल ईयर एक्स लिमिटेड इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इन एक्वायरिंग प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ 6 आइडेंटिकल मशीन, सॉरी हाउस, 6 आइडेंटिकल हाउस के लिए किया विथ सेपरेट लीगल टाइटल। ये 2 बातें ध्यान देने की बात है। 6 आइडेंटिकल एक जैसी हैं लेकिन सेपरेट लीगल टाइटल है, इंक्लूडिंग द लैंड ऑन विच इट इज बिल्ट, ठीक है। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द वेरियस डेट, परचेज करने में 1 करोड़ 80 लाख। नॉन रिफंडेबल टैक्सेज दिया जो परचेज प्राइस में शामिल नहीं है 20 लाख। लीगल कॉस्ट दिया उसको एक्वायर करने में 5 लाख। एडवर्टीजमेंट टेनेंट को लाने में किया 3 लाख। ओपनिंग सेरेमनी में खर्च किया 1.5 लाख, और 1 लाख हमने खर्च किया डे टू डे रिपेयर एंड मेंटेनेंस में खर्च किया। 1 करोड़ 1 लाख, ठीक है। तो देखिए ये तो कॉस्ट में शामिल होगा नो डाउट, ये कॉस्ट में शामिल होगा नो डाउट, ये कॉस्ट में शामिल होगा नो डाउट, लेकिन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और डे टू डे रिपेयर भी शामिल नहीं होंगे, ठीक है। अभी और देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, और आगे चलते हैं। मैं इसको ऊपर बढ़ाने की बजाय थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि पूरा क्वेश्चन एक बार आ जाए, सही रहेगा। देखिए ये है पूरा क्वेश्चन आ गया।
परचेज कॉस्ट है, निश्चित रूप से शामिल होनी चाहिए। नॉन रिफंडेबल टैक्सेज है, निश्चित रूप से शामिल होने चाहिए। रिफंडेबल होते तो नहीं होते। लीगल एक्सपेंसेस शामिल होने चाहिए। एडवर्टीजमेंट कैंपेन नहीं होना चाहिए। ओपनिंग सेरेमनी नहीं होनी चाहिए। डे टू डे रिपेयर कभी शामिल नहीं होता। वन ऑफ द हाउस फॉर ऑफिस एंड एकोमोडेशन ऑफ इट्स फ्यू स्टाफ। 6 में से 1 हमने अपने घर के लिए और अपने कुछ स्टाफ के लिए कर लिया। इसका मतलब ये हो गया सेल्फ ऑक्यूपाइड। और अदर 5 को हमने इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी को रेट आउट कर दिया। बताइए हाउ द अबव एक्सपेंसेज विल अकाउंट इन द बुक्स। कैसे इन एक्सपेंसेज को आप अपनी बुक्स में अकाउंट फॉर करेंगे। तो दोस्तों मैं क्वेश्चन पढ़ने का समय देता हूं, क्योंकि जनरली बालकों की शिकायत होती है सर क्वेश्चन पढ़ने का समय नहीं मिलता। आप आराम से पढ़िए, फिर मैं अपना ओपिनियन आपको इसके ऊपर दूंगा और मैं कहूंगा कि आप भी एक ओपिनियन अपना फॉर्म कीजिए, कैसे इन चीजों को हम अकाउंट करेंगे अपनी बुक्स में। ठीक है दोस्त, शुरू हो जाइए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, टेक योर टाइम। केवल सुनने से बात नहीं होती, उसको हमें अप्लाई करना दोस्तों सीखना पड़ेगा। जब हम अप्लाई करना सीख लेंगे तभी हमारी बात बनेगी। सबने देख लिया? अब मेरी बारी है, मैं शुरू करूं। देखिए कॉस्ट के अंदर क्या क्या शामिल होगा। हमने पढ़ा कि एक्विजिशन करने के जो भी कॉस्ट होंगे, परचेज प्राइस, नॉन रिफंडेबल टैक्स से जो सारी चीजें शामिल होंगी। और हमने भी पढ़ा नहीं क्या शामिल होगा। ऑपरेटिंग लॉस शामिल नहीं होंगे, सेल्फ स्टार्टअप कॉस्ट शामिल नहीं होगा, जाहिर है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं शामिल होगा, डे टू डे रिपेयर नहीं शामिल होगा। तो ये सब जोड़ लीजिए, 2 करोड़ 5 लाख है ना। कौन सा क्वेश्चन है? 3 S3। मैं पैसे करता हूं, पेज नंबर भी डाल देता हूं। ये S3 नहीं है, ये क्वेश्चन है टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 3 और आपकी स्टडी का पेज नंबर है 339। ठीक है ना। आपकी सारी स्टडी, चारों स्टडी 350-400 पेज की है। तो 1500, 1600, 1700 पेज पढ़ना है, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। बिल्कुल कोई ऐसी गलती नहीं कीजिएगा बेटा। एग्जाम का जहां तक सवाल है, नॉलेज के लिए तो खैर आप जितना पढ़ें, रिसर्च करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हम कैसे बात करेंगे। हम इसमें लेंगे परचेज कॉस्ट, निश्चित रूप से 180 लाख। हम लेंगे नॉन रिफंडेबल टैक्सेस 20 लाख। हम लेंगे लीगल कॉस्ट। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो ये एएस के अंदर भी तो ये सब बातें होती थी, हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। बाकी 3 चीजें, तो ये हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ 6 आइडेंटिकल यूनिट्स। अब चूंकि 1 यूनिट इज यूज्ड या टू बी यूज्ड as owners occupied property, ठीक है ना। therefore it will be recognized as, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे आप इसको? PPE 205(1/6). 205(1/6) 34.167 lakhs और रेस्ट 5
units are rented, और याद रखिए सबका सेपरेट लीगल ऑनरशिप है। इसीलिए बताइए बेटा हम क्या करेंगे, टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, 205 5/6 17083। ठीक है, तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं, ऐसा नहीं कि एग्जाम में बहुत कोई खुराफाती क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल इसी तरह की बात होगी आपके एग्जामिनेशन के अंदर भी। ठीक है मित्रों, तो चलिए अब आज की बात शुरू करने का टाइम आ रहा है, लेकिन उसके पहले एक हमारे दोस्त हैं अमन चौरसिया जी, उनके सवाल का जवाब मैं देता हूं। 2 सवाल उन्होंने पूछा है, मैं पढ़ूं जरा। अमन भाई का क्वेश्चन है कि सर एक क्वेश्चन था कि इन डे 16 में रेंटल पर्पज कवर करते हैं तो हम कैसे डिफरेंशिएट करें बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड ऑनर्स ऑक्युपाइड में, फिर नीचे मीन्स कि कब हम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे और कब ऑनर्स ऑक्युपाइड। मेरे ख्याल से दोस्तों हो तो गया। देखिए ना, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या जरूरी है कि रेंटल के लिए कैपिटल गेन के लिए लिया है तो इन्वेस्टमेंट है, और याद करिए पीपीई काहे के लिए था, पीपीई किस मतलब के लिए था, पीपीई था फॉर यूज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज। ये मेन जो पर्पज है ना वो इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं शायद क्वेश्चन पढ़ता हूं, कोई और बात ना हो। सर इन डे 16 भी रेंट, अच्छा इन डे 16 में जो रेंटल पर्पज है याद कीजिए, वो कौन सा रेंटल पर्पज, अब जरा देख लीजिए। एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में इनसिग्निफिकेंट पोर्शन है सेल्फ ऑक्युपाइड, तब तो ये माना जाएगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, लेकिन एक बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारा पोर्शन सेल्फ ऑक्युपाइड है, सेल्फ ऑक्युपाइड है, और बाकी हमने लेट आउट किया हुआ है, पता है ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी माना ही नहीं जाता। इनसिग्निफिकेंट पोर्शन हो, इनसिग्निफिकेंट पोर्शन हो तभी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानेंगे। अगर इनसिग्निफिकेंट पोर्शन नहीं है और हम स्प्लिट आउट नहीं कर सकते, ये पोर्शन अलग और वो पोर्शन अलग, मान लीजिए 10 फ्लोर की बिल्डिंग है और हमने 2 फ्लोर भाड़े पे दे रखा है, तो पूरी की पूरी 100% प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड मानी जाएगी। और ये जो रेंटल इनकम है जाहिर है सेल्फ ऑक्युपाइड की रेंटल इनकम मानी जाएगी, ना कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज की। तो अमन भाई मैं आपकी बात पूरी कर पाया, आप जवाब से सेटिस्फाइड हुए? थोड़ा सा तर्क कीजिए। मैं फिर से दोहरा देता हूं, इनसिग्निफिकेंट पोर्शन है तब तो चलता है, तब तो पूरी प्रॉपर्टी आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सिग्निफिकेंट पोर्शन लेट आउट है, सिग्निफिकेंट पोर्शन सेल्फ ऑक्युपाइड है और आप स्प्लिट नहीं कर सकते, तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मानी जाएगी। बताइए कैसी? सेल्फ ऑक्युपाइड, और फिर उसमें जो रेंटल इनकम होगी वो A16 के अनुसार अकाउंट पर होगी, ना कि 40 के अनुसार। अमन बताइए, आपने सुना, आपको समझ आया दोस्तों? जवाब देते तो मैं आगे बढ़ता और मैं आपके साथ शुरू करता आज की बात। अमन लगता है गायब हो गए, सुन नहीं रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ता हूं। उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो चलिए दोस्तों, अब हम 2 बातें इसमें पढ़ाना चाहते हैं। इनिशियल रिकॉग्निशन तो दोस्तों आपने पढ़ लिया कि भाई शुरू में हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे और उसकी कॉस्ट क्या होगी। अब मान लीजिए कभी कोई सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर हो गया,
ऐसा होता है ना कि भाई बिल्डिंग खरीदी, फिर बाद में मूड बना के एक फ्लोर और बनाते हैं, या उसको बढ़िया से पेंट कराते हैं, या उसकी टाइल्स वगैरह चेंज कराते हैं, या इंटीरियर चेंज कराते हैं, कुछ इस तरह की बात हो सकती है। ठीक है, तो कभी अगर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर हो जाए तो आप कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा पढ़ना हमारे लिए बेहद जरूरी है। देखिए हमारा एएस क्या कहता है कि अगर कभी सब्सिक्वेंट कॉस्ट आ जाए, ये पेज नंबर है आपका 330 आपके स्टडी मटेरियल का 7.330, कि अगर कभी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर हो तो फिर आपको सबसे पहले ये तय करना है कि हम इसे कैरिंग कॉस्ट में ऐड करें या ना करें। ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि क्या ये डे टू डे सर्विसिंग है या कुछ और है। अगर ये डे टू डे सर्विसिंग है तो फिर ऐसे सिचुएशन में इसको आप एक्सपेंस मान लीजिए, इसको अलग से रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये रिप्लेसमेंट पार्ट है और जो रिकॉग्निशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, रिकॉग्निशन के दो क्राइटेरिया थी, एक तो कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड, और दूसरी क्या बात थी, कॉस्ट तो थी रिलायबली मेजर्ड, और दूसरी बात बताइए क्या थी कि प्रोबेबिलिटी दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी पार्ट के एडिशन करने से, किसी पार्ट के रिप्लेस करने से आपको कुछ एडिशनल इनफ्लो आएगा जो पहले वाले इनफ्लो से ज्यादा होगा, तो फिर ऐसे सिचुएशन में आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपने रिप्लेस किया किसी पार्ट को तो जो ओरिजिनल कॉस्ट मतलब पार्ट था उसकी कैरिंग कॉस्ट को आपको हटाना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि मान लीजिए 10 लाख रुपए की बिल्डिंग थी, ठीक है, इसमें इंटीरियर हमने 2 लाख कराया था और बाकी था 8 लाख, बाद में हमने इंटीरियर तोड़ के 5 लाख का इंटीरियर और कराया, तो इंडेस कहता है ये 5 आप ऐड करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन इस 2 का जो कैरिंग कॉस्ट है उसे आपको हटाना पड़ेगा। मैं फिर दोहराता हूं, एक बिल्डिंग थी 10 लाख की, कैरिंग कॉस्ट 10 लाख है, जिसमें 2 पार्ट हैं, एक इंटीरियर है और एक बाकी है। अब इंटीरियर पुराना हो गया, पुराने ढंग का है, पुराने डिजाइन का, उसकी कैरिंग अमाउंट 2 लाख है। हमने सोचा अब इंटीरियर बढ़िया करते हैं एकदम नए स्टाइल में, और हमने नया स्टाइल में 5 लाख खर्च किया। जब आपने 5 लाख खर्च किया और आपको रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को मीट आउट होता है, आपको लगता है हमें इसे ऐड करना चाहिए, तो आप इसे जरूर ऐड कीजिए, लेकिन फिर आप इसको लेस कर देंगे। ये जो 2 लाख है ओरिजिनल कैरिंग कॉस्ट वाली बातें, इसको आप यहां से निश्चित रूप से लेस कर देंगे। ठीक है, लेस करेंगे तभी बात बनेगी, याद रहेगा। आइए छोटा सा एक क्वेश्चन देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 1 कि एक्स लिमिटेड ओन्स ए बिल्डिंग विच इज यूज्ड टू अर्न रेंटल। द बिल्डिंग हैज ए कैरिंग अमाउंट 50 लाख। एक्स लिमिटेड रिसेंटली रिप्लेस इंटीरियर वॉल ऑफ द बिल्डिंग एंड कॉस्ट इज 5 लाख। द ओरिजिनल वॉल हैज ए कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 लाख। बताइए अब हम कैसे अकाउंट फॉर करेंगे। बड़ा सिंपल है, हम 50 में 5 जोड़ेंगे, अगर ये रिकॉग्निशन के क्राइटेरिया को मीट आउट करता है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम जो हमने रिप्लेस किया उसकी जो कैरिंग अमाउंट थी आज की तारीख में, उस कैरिंग अमाउंट को हमें हटाना पड़ेगा। ये इन डे 16 के अंदर भी ये बात है, पार्शियल रिप्लेसमेंट है ना, तो इस एक को हम यहाँ से लेस कर देंगे, क्योंकि जब वो एसेट ही नहीं रहा तो उसकी कैरिंग अमाउंट यहाँ रखने से क्या मतलब। यानी कि दोस्तों केवल 5 जोड़ना नहीं है, जो पुरानी एसेट रिप्लेस हो गई उसकी कॉस्ट को लेस भी करना है। तो योर न्यू कैरिंग कॉस्ट विल बी 54 लाख एज पर इंड एस 40। तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर तय हुआ कि भाई सब्सिक्वेंट कॉस्ट डे टू डे है तो बिल्कुल नहीं लेना है, पहली याद करने की बात। दूसरी याद करने की बात, अगर ये कोई ऐसा है जो रिप्लेसमेंट है या एडिशन ऑफ द एसेट है जो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को मीट आउट करता है इंड एस 40 के, तो फिर ऐसे सिचुएशन में हम इसे कैपिटलाइज करेंगे। लेकिन जब आप कैपिटलाइज करेंगे तो जरूर कीजिए, लेकिन पुराने रिप्लेसमेंट की कैरिंग कॉस्ट को हटाना ना भूलें। भाई नई शादी कर रहे हो तो पुराना तलाक भी लेना पड़ेगा, यही बात आपको यहां पे ऐड करनी है। ठीक है, आइए अब और आगे चलते हैं। दूसरी बात है कि सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे होगा। कहने का मतलब है कि यहां पे हमने इनिशियल रिकॉग्निशन किया, ये डेट है 1/1/2020, ठीक है। अब फिर साल खत्म हुआ 31/12/2020, तो 31/12/2020 या फिर अगली बार 31/12/2021, ठीक है।
भाई यहां तो हमने पढ़ा कॉस्ट मॉडल कि भाई हमें इनिशियल रिकॉग्निशन हमेशा कॉस्ट पे करना है, लेकिन सब्सिक्वेंट डेट को जब मेजरमेंट होगा, नेक्स्ट बैलेंस शीट को जब मेजरमेंट होगा, तो फिर आप उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे। इनिशियल मेजरमेंट तो हमें करना है कॉस्ट पे, ये बात हमने पिछली क्लास में भी पढ़ी थी। क्या यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है जो इंड एज 16 में था। इंड एज 16 किसी ने पढ़ा हो तो उसे याद होगा, यहाँ हम कॉस्ट मॉडल भी लेते थे, रिवोल्यूशन मॉडल भी लेते थे। क्या ये ऑप्शन फिर हमारे पास इंड एज 40 में अलाउ है? तो जवाब है नहीं। हमें हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज को कॉस्ट मॉडल पे ही वैल्यू करना है, एज पर इंड एज 16 के जैसा। मतलब जैसा इंड एज 16 में है, इसमें रिवैल्यूएशन अलाउ नहीं है। हमें इंड एज 16 का जो कॉस्ट मॉडल है सब्सिक्वेंट में बस वही और बस वही रिकॉग्नाइज करना है, और कोई तरीका हमें रिकॉग्नाइज नहीं करना। ध्यान रहेगा मित्रों को कि जब कभी भी हम सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की बात करेंगे तो इट विल ऑलवेज बी वैल्यूड एज पर इंड एज 16 कॉस्ट मॉडल। लेकिन हाँ, इसमें चेंज हो सकता है। अगर आपने इस एसेट्स को अब हेल्ड फॉर सेल रखा है तो फिर इंड एज 105 आ जाएगा, या कोई ये राइट टू यूज एसेट है तो इंड एज 16 के अनुसार उसकी बात होगी। दैट इज डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन, बट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग which is investment property are to be measured only at per cost model. No other model is allowed. याद रहेगा। चलिए नंबर दूसरी बात, तो क्या हम रिवैल्यूएशन नहीं करेंगे? क्या हम फेयर वैल्यू नहीं दिखाएंगे? इंड एज कहता हम फेयर वैल्यू भी दिखाएंगे, लेकिन हम फेयर वैल्यू सिर्फ डिस्क्लोजर पर्पज के लिए दिखाएंगे। ये नई बात है। मतलब फेयर वैल्यू तो दिखाना ही है, लेकिन फेयर वैल्यू की अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं करनी है। बुक्स ऑफ अकाउंटिंग कॉस्ट मॉडल पे चलेगा। फेयर वैल्यू विल ओनली बी रिकॉर्डेड, सॉरी, फेयर वैल्यू ओनली बी यूज फॉर डिस्क्लोजर पर्पज। करना है फेयर वैल्यू में मेजरमेंट आपको पक्का करना है, लेकिन आपको उसको सिर्फ और सिर्फ कैसे करना है? आपको ओनली एज ए रिप्लेस और डिस्क्लोजर मेजर के रूप में आपको इस्तेमाल करना है। ये सब बातें आप आके देख सकते हैं पेज नंबर 333। अगर आपके पास स्टडी है तो निकालिए, जरा स्टडी निकालिए, पेज नंबर 333। आगे सब लोग रखिए, आपके सामने स्टडी होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि देखो सामने हार्ड कॉपी तो देखो बहुत जरूरी होता है ना दोस्त। हार्ड कॉपी नहीं अगर आपने अप्लाई की है तो फोटो कॉपी करवा लीजिए, तभी इस क्लास का पूरा मजा आएगा। 100-200 रुपये लगेंगे, लेकिन ये जरूरी खर्चा है। फोटो कॉपी की दुकानें अब खुल गई हैं, करवा सकते हैं। पढ़िए, कहता है कि आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन एंटिटी शैल मेजर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ इंड एज 105, अगर हमने इसे हेल्ड फॉर सेल रखा है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अगर ये राइट टू यूज एसेट है, ठीक है, तो आप इसको इंड एज 16 में करेंगे, 116 में करेंगे। लेकिन अगर ये अदरवाइज है, इन दोनों को छोड़ के है, तो आपको इंड एज 16 का कॉस्ट मॉडल हर अदर केस में आपको इस्तेमाल करना है। बाकी सारे केसेज में एक ही है दोस्तों, और वह है कॉस्ट मॉडल। ठीक है, एक ही मॉडल आपको इस्तेमाल करना है, कॉस्ट मॉडल। ठीक है दोस्त, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको फेयर वैल्यू पे मेजरमेंट करना है, और फेयर वैल्यू पे जो मेजरमेंट करेंगे आप उसको डिस्क्लोज भी करेंगे। ठीक है कि नहीं? और अगर आप कभी फेयर वैल्यू पे मेजरमेंट नहीं कर पाए तो आप बताएंगे कि हम फेयर वैल्यू पे मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ये बात भी आपको डिस्क्लोज करनी है। तो एक बार फिर दोहरा देता हूं कि मॉडल हमें लेना है कॉस्ट मॉडल, लेकिन डिस्क्लोजर के लिए, नोट्स में डिस्क्लोज करने के लिए हमें अलग से फेयर वैल्यू का मेजरमेंट करवाना है। इसके लिए प्रोफेशनल्स की मदद आपको लेनी चाहिए, और हर फिनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब हर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट डेट को आपको ये काम करना, और किसी कारण से आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये बात आपको डिस्क्लोज भी करनी है कि भाई मैं मेजरमेंट नहीं कर पा रहा और उसके पीछे ये कारण है। आगे आइए, अब एक बड़ी प्यारी बात आती है, ट्रांसफर। देखिए हम सब देख रहे हैं कि तीन चीजें हमारे सामने आ रही हैं। भाई कौन सी तीन चीज हमारे सामने आ रही है? इन्वेंट्री आ रही है, इन्वेंट्री जिसके लिए हम लोगों ने इंड एज 2 पढ़ा था।
पीपी आ रहा है सेल्फ ऑक्युपाइड, जिसके लिए हम लोगों ने 16 पढ़ा था, और अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जा रही है जिसके लिए हमने 40 पढ़ा था। और अब गौर से देखें तो लैंड एंड बिल्डिंग तो सब में हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं कि लैंड एंड बिल्डिंग है तो पीपी होगा, और ये है तो इन्वेंट्री होगा, और वो है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगा, आईपी होगा। मेन है मकसद, पर्पज। मकसद और पर्पज इंपॉर्टेंट है कि किस काम के लिए आपने उसे रखा है। आपने उसे जिस काम के लिए रखा है उसी हिसाब से आपको बात करनी पड़ेगी। याद रहेगा दोस्तों? देखो, पर्पज अगर बदल जाए, ऑब्जेक्टिव अगर इन्वेस्टमेंट के हेल्ड करने का बदल जाए, तो उसकी कैटेगरी भी बदलेगी, उसकी कैटेगरी भी बदलेगी। आप कहेंगे क्या मतलब सर, हम समझ नहीं पाए। तो देखिए मैं समझाता हूं। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, चलो मान लेते हैं, अब आपने डिसाइड किया कि भाई हम किराएदार को हटा देंगे और यहां पे अपनी फैक्ट्री या ऑफिस चलाएंगे या गोडाउन के लिए इस्तेमाल करेंगे। ऐसा पॉसिबल है कि भाई पहले हमने बिल्डिंग भाड़े पे दे रखा था, हम खुद रहेंगे, हमारे एम्प्लॉय रहेंगे, या हमारा कोई ऑफिस होगा, समथिंग लाइक दैट। किराएदार छोड़ के चला जाए, खाली है, तब भी वो आईपी है, तब भी वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन हमारा पर्पज बदल गया। अब हम खुद रहेंगे, हम खुद ऑफिस उसमें चलाएंगे, हम अपना गोडाउन चलाएंगे, हमारे एम्प्लॉय रहेंगे, तब ये क्या हो गया? देन इट बिकम्स पीपीई। या हमने विचार किया हम इसे बेचेंगे, भाई हम बिल्डिंग खरीदते बेचते भी हैं और भाड़े के लिए भी रखते हैं, अब हमने पार्टी को दिखाना शुरू कर दिया, हम इसे सेल आउट करेंगे। तो दोस्तों ये इन्वेंट्री हो गई। उल्टा सुनिए, सेल्फ ऑक्युपाइड था, लेकिन अब काम थोड़ा छोटा हो गया है लॉकडाउन के चलते, अब हमने डिसाइड किया इतना बड़ा काम नहीं करेंगे, भाड़े पे देंगे। आई रिपीट, सेल्फ ऑक्युपाइड था, लेकिन अब हमने उसे भाड़े पे देने के लिए रख लिया है। ये चलो भाड़े पे दे भी दिया, अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। डीएलएफ वालों ने बिल्डिंग बनाई, आधे यूनिट बेच दिए, लेकिन आधे को उन्होंने भाड़ा देने का सोचा है। जो बेच दिए या बेचने के इरादे से रखा है वो तो आपका इन्वेंट्रीज है, लेकिन जिसको आपने भाड़े देने के मकसद से रखा है या भाड़े पे लगा दिया, अब आपकी क्या है? वो इन्वेंट्री है, सॉरी पीपी, आईपी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मकसद बदल सकता है, सिचुएशन बदल सकता है। तो इस परिस्थितियों को भी यहां कवर किया गया है, जरा पढ़िएगा। देखिए, हमने ऑनर्स ऑक्युपाइड कर दिया, कमेंसमेंट कर लिया, या उसमें डेवलपमेंट शुरू कर दिया कि भाई हम ऑनर्स ऑक्युपाइड करेंगे। हॉल था, अब उसमें पार्टीशन वगैरह करवाना शुरू कर दिया। तो जानते हैं क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू ऑनर्स ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। ठीक है ना? अब ये एज 40 से निकल के, इंड एज 40 से निकल के 16 पे चला जाएगा। दूसरा केस, भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, लेकिन अब सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसमें डेवलपमेंट शुरू कर दिया, या किराएदार को हटा के ब्रोकर वगैरह के थ्रू दिखाना शुरू कर दिया, तो अब ये 40 की बजाय इंडेक्स 2 पे चला जाएगा। इसका उल्टा, सेल्फ ऑक्युपाइड था, लेकिन हमने अब भाड़े पे बात कर ली, इन्वेस्टमेंट अपना सेल्फ ऑक्युपेंसी खत्म कर लिया, तो ये 16 से 40 में आ जाएगा। सेल के लिए था, लेकिन हमने किसी को ऑपरेटिंग लीज दे दिया, ऑपरेटिंग लीज मतलब शॉर्ट टर्म लीज दे दिया, तो फिर ऐसे सिचुएशन में अब ये फिर से इंडेक्स 2 से, बताइए कहाँ आ जाएगी बात? ये बात आ जाएगी 40 पे। याद रहेगा? तो इस तरह के बदलाव होते रहते हैं भाई, इन्वेंट्री से पीपी, या पीपी सॉरी इन्वेंट्री से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, या पीपी से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आना, हम दोनों लिख देते हैं। ये आईपी है, ये इन्वेंट्री है, और ये पीपी है। ठीक है? ये बात भी हो सकती है और ये बात भी हो सकती है। 4 सिचुएशन आपके सामने आ रही है। ठीक है दोस्तों? तो देखिए, इसके बारे में कहा गया है ट्रांसफर बड़ा सिंपल है। ट्रांसफर कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी करना है, जो उसकी कैरिंग अमाउंट आपके बुक्स में होगी। हमको उसी पे मेजरमेंट करना है।
मतलब अगर पीपी से हम आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में तो जो कैरिंग अमाउंट होगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से हम पीपी में जा रहे हैं तो उस वक्त जो कैरिंग अमाउंट होगा, हमें ट्रांसफर उसी बात पे करनी है। एक से दूसरे पे हम जाएंगे तो ट्रांसफर का वही होगा कि भाई ट्रांसफर बिटवीन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पीपी डज नॉट चेंज द कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफर, दे डोंट चेंज द कॉस्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी फॉर मेजरमेंट और डिस्क्लोजर पर्पज। हम उसको उसी प्राइस पे दिखाएंगे। आइए इस बात पे एक छोटा सा क्वेश्चन, एक ही तो लाइन है कि जब भी चेंज होगा तो हमें किसका ध्यान रखना है, उसकी कैरिंग अमाउंट का हमें ध्यान रखना है और कोई बात नहीं करनी। ये बात पॉइंट नंबर 3 में दी गई है। सबने देखा? तो चलिए दोस्त अब आगे जरा बढ़ते हैं हम लोग और पढ़ते हैं पॉइंट नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा बेटा, एग्जाम में आना क्वेश्चंस है। मैंने पिछले 4 अटेम्प्ट के क्वेश्चन देखे हैं जो न्यू सिलेबस में हुआ है, मैंने हार्डली इसका कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखा है। वो थ्योरी पूछने की बजाय उसका एप्लीकेशन पार्ट पूछते हैं। इवन आप 2020 का मॉक टेस्ट देखिए तो उसके अंदर भी उन्होंने यही किया, आरटी पे देखिए तो उसके अंदर भी यही है। इसीलिए और भी आसान हो गया आपके लिए पढ़ना कि भाई थ्योरी को समझ लीजिए और प्रैक्टिस वाले जो क्वेश्चन है उसको पढ़िए। एक और बात है, जब प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन करते हैं तो थ्योरी याद भी तो होने लगती है, तो इसलिए क्वेश्चन आंसर पे ज्यादा आपको ध्यान देना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई रिपीट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए। मून लिमिटेड ने एक बिल्डिंग परचेज किया और ये परचेज किया 2001 में 10 मिलियन में। द बिल्डिंग वाज यूज्ड एज ए फैक्ट्री, यानी कि सेल्फ ऑक्युपाइड था, ऑनर्स ऑक्युपाइड था। हमने कॉस्ट मॉडल पे उसकी वैल्यूएशन करी। एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ थी 10 साल। ड्यू टू डिक्लाइन इन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट द कंपनी डज नॉट नीड द फैक्ट्री एनी मोर। अब फैक्ट्री वहाँ चलाने का कोई मतलब नहीं है, मार्केट में इतना दम नहीं है, और हमने इसको रेंट आउट कर दिया थर्ड पार्टी को। कब किया? 1 अप्रैल 2005 को, यानी कि कितने साल हो गए? 2, 3, 4, 5, 4 साल के बाद। और उस समय फेयर वैल्यू थी 8 मिलियन। मून लिमिटेड कॉस्ट मॉडल अपनी अकाउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, वैसे भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में तो कॉस्ट मॉडल ही आप करेंगे, ठीक है? तो जरा यहां से आप ध्यान से देखिएगा, ये चेंज हो रहा है, ये पीपी से बदल के कहां आ रहा है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। पीपी कैसे चल रहा है? कॉस्ट मॉडल से चल रहा है ना? यानी कि 10 लाख अब का रहा होगा इनिशियली। अब 10 लाख में आपने डिप्शन चार्ज किया होगा। लाइफ कितनी थी? 10 साल। स्क्रैप वैल्यू के बारे में कुछ दिया नहीं है। और समय कितना गुजर चुका है? समय गुजर चुका है 2, 3, 4 और 5, यानी कि 4 साल गुजर चुका है। तो क्या हम कह सकते हैं आज इसकी कैरिंग कॉस्ट रही होगी 6 मिलियन कैरिंग कॉस्ट। बेशक इसकी फेयर वैल्यू है 8 मिलियन, तो फेयर वैल्यू से हमें अभी कोई लेना देना नहीं है। इसकी फेयर वैल्यू 8 मिलियन है, हमें 8 मिलियन पे वैल्यू नहीं करनी। हाँ, इससे ये पता चलता है कोई इंपेयरमेंट नहीं है कि नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, 6 मिलियन है, हम इसी 6 मिलियन पे यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे और हमारी एंट्री बड़ी सिंपल सी होगी। यही तो पढ़ा था उन्होंने, कैरिंग कॉस्ट पे ट्रांसफर करना है। तो हमारी एंट्री दोस्तों होगी आईपी अकाउंट DR टू पीपी। अब आईपी आ जाएगा और पीपी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से निकल जाएगा, याद रहेगा। और कितने पे आएगा ये बात कितने पे होगी बताए कोई? ये बात होगी 6 मिलियन पे, याद रहेगा, ये बात होगी 6 मिलियन पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, बहुत ही प्यारा। इस पे कुछ और भी क्वेश्चन है, मैं करना चाहता हूं आपके साथ। टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 2, टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 2, जो इसी बात पे आधारित है। टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं आपका नॉलेज टेस्ट करके। ये आपको बताना, इतने सारे बच्चे चुपचाप देख रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप सबको इसका आंसर बताना है और आंसर देखना भी नहीं है। भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, पेज नंबर है 339 आपके बुक का, सीए के स्टडी मटेरियल का। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है विच इज कैरिड इन बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 15 लाख। एक्स लिमिटेड स्टॉप लेटिंग आउट द बिल्डिंग एंड यूज इट एज ऑफिस प्रीमाइसेस। स्टॉप लेटिंग आउट द बिल्डिंग एंड यूज इट एज ऑफिस प्रीमाइसेस।
ऑन 31 मार्च मैनेजमेंट एस्टिमेट द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ बिल्डिंग 10 लाख एंड इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 20 years and residual value nil. What should X Limited, how should X Limited account for the above investment property as on 31 मार्च 2011? सभी दोस्त जो देख रहे हैं अभी, इसको बताइए इसका क्या आंसर होगा। कोशिश करिए, आराम से क्वेश्चन को रिलैक्स होकर पढ़िए, मैं आपको समय देता हूं। सब लोग घर पे बैठे हैं, मैं भी आराम से बैठा हूं। ट्राई टू डू इट, कोशिश करिए दोस्त। ₹15 लाख की प्रॉपर्टी है बैलेंस शीट में, रिकवरेबल अमाउंट है 10, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है 20, रेसिडुअल वैल्यू नील है। अब ये आईपी में आ गया, कैसे करेंगे? असल में इसमें एक इम्पेयरमेंट लॉस की बात भी है। आप में से कुछ दोस्तों ने इम्पेयरमेंट के बारे में नहीं सुना होगा या नहीं जाना होगा, तो चलिए मैं ही बता देता हूं। देखिए, अगर कोई एसेट्स की कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो और रिकवरेबल अमाउंट का मतलब होता है उसका डिस्पोजेबल वैल्यू और एलिजिबल वैल्यू या वैल्यू इन यूज, विच एवर इज हायर, उसको बोलते हैं रिकवरेबल। तो वो कम है, यानी कि ये इसकी कैरिंग अमाउंट है, और रिकवरेबल अमाउंट किसी कारण से नीचे आ गई हो, रिकवरेबल अमाउंट किसी कारण से डाउन आ गई हो, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा जो इंड एस है इम्पेयरमेंट, वो कहता है कि एसेट्स को आपको डिक्रीज करना पड़ेगा, उसकी कैरिंग अमाउंट को कम करनी पड़ेगी, इम्पेयरमेंट लॉस मारना पड़ेगा। ये वही क्वेश्चन है। तो हमने तो पढ़ा था कि कैरिंग अमाउंट पे हमें ट्रांसफर करना है, नो डाउट, लेकिन अगर रिकवरेबल अमाउंट, फेयर वैल्यू नहीं, माइंड इट, मैं फेयर वैल्यू की बात नहीं कर रहा, मैं रिकवरेबल अमाउंट की बात कर रहा हूं। इट इज डिफरेंट, इट इज इंड एस 36, वो अभी पढ़ा नहीं आप लोग ने, पढ़ेंगे तब बात करेंगे। इंपेयरमेंट हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम 15 को 10 करेंगे। ये तो पीपी वाले को ही कर लेना चाहिए था। तो 15 को 10 करेंगे और 5 का इंपेयरमेंट लॉस हम पहले रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। और एक बार जब 10 हो जाएगा कैरिंग अमाउंट, तो फिर आईपी में हम 10 लाख लिखेंगे, लाख है ना, हाँ 10 लाख लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या होगा कि पहले 15 से 10 लाख होगा और ये 5 लाख इंपेयरमेंट लॉस होगा, प्रॉफिट लॉस ऑन ट्रांसफर नहीं होगा। ये इंपेयरमेंट लॉस है एज पर इंड एस 36। पढ़ेंगे, पढ़ने ही वाले हैं, अब आगे वही सब एस होने वाले हैं। तो सबसे पहला काम तो आप ये करेंगे कि ये हमारी कैरिंग कॉस्ट है, लेकिन ये हमारे रिकवरेबल अमाउंट है, तो सबसे पहले इसको तो लाके हम यहां छोड़ेंगे, ठीक है। अब ये पीपी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद ये बन रहा है आईपी। तो हमने तो पढ़ा है ट्रांसफर किस पे होता है, ट्रांसफर होता है जी कैरिंग कॉस्ट पे, और कैरिंग कॉस्ट तो हमारी यही है। तो हम 10 लाख पे इसको ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। और आगे डिप्रिसिएशन जो होगा फॉर 20 ईयर्स होगा, और 20 ईयर्स होगा तो समझिए ना 50,000 हर साल पर एनम। तो ये है जी आपके इस सवाल का जवाब, याद रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं, फिर हम आपको डिस्पोजल की बात करेंगे। आपके स्टडी का शायद वो आखिरी सवाल ही है, और सवाल है नहीं, और वो है दोस्तों टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। समझ में आया भी? भाई समझ आया तो अपनी उपस्थिति का एहसास करो, जरा एक थम्स अप देना, पता तो चले समझ भी आया, मैं ही पढ़ाते जा रहा हूं रिकॉर्डिंग क्लास की तरह। बताइए जरा, समझ आया? ट्रांसफर फ्रॉम पीपी टू आईपी,
कुछ बताओ भाई, हाँ ना, तभी तो आगे बढ़े, सब फाइनल के स्टूडेंट ही हो या इंटर वाले फाउंडेशन वाले बैठे हुए हैं भाई इंडेस 40 पढ़ने। इंटर फाउंडेशन या बाकी और कोई स्टूडेंट हो तो ना पढ़ें, ये CMA और CA फाइनल के बच्चों के लिए ही रिलेवेंट क्लासेज हैं, रात्रि पाठशाला। कोई नहीं बता रहा, चलो भाई मैं ही आगे बढ़ जाता हूं, अब क्या करूं मैं। निबंध, सौरभ, आशीष, हरीश, कहां गए वो सब लोग यार? ये चल नहीं रहा है, ये चल तो रहा है, मैं YouTube पे देख रहा हूं। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 1, ये देखो, 1 अप्रैल 2001 को एंटिटी एक्वायर्स एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फॉर 40 लाख। ठीक है, अच्छा ये चल रहा था, यहां से गायब था। एक मिनट, हमारे यहां ही थोड़ी प्रॉब्लम थी, ये दिखाई नहीं दे रहा था। मैं समझ रहा हूं कि सब लोग खाली बैठे हैं, हे भगवान, राम राम राम। सॉरी बेटा, ये हमारे यहां ही ना, ये दिखाई नहीं दे रहा था। वही मैं कहूं, किसी का मैसेज क्यों नहीं आ रहा भाई? क्लास रेगुलर कीजिए बेटा, करेंगे अभी हफ्ते में 3 दिन तो पक्का करेंगे। हरीश ने पूछा है सर पीपी रिवोल्यूशन मॉडल पे होगा तो क्या होगा? बेटा उसकी जो कैरिंग कॉस्ट होगी वही लेके आ जाएंगे। अगर पीपी रिवोल्यूशन मॉडल पे है तो उस वक्त जो उसकी कैरिंग कॉस्ट होगी उसी पे हम अपने यहां ट्रांसफर कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सीनू बता रहे हैं कि सर क्लास रेगुलर कीजिए, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 दिन रात्रि पाठशाला हम पक्का करेंगे दोस्त, और काफी कोर्स कवर होगा, आप चिंता ना करें। टेक्नोलॉजी है ना, इसकी सबसे बड़ी फायदा है कि रिकॉर्डेड होकर यूट्यूब में डल गई, पड़ी रहेगी। अब मान लीजिए 10 क्लास हो गई तो 10 क्लास कम ही करानी है ना भाई, बची हुई क्लासेज ही करानी है। चलें आगे, ये पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1। हरीश मैं आपकी बात नहीं समझा कि क्या कर रहे हैं, आईपी से पीपी बन रहा है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, आईपी से पीपी बन रहा है तो आईपी तो कॉस्ट पे होगा, कॉस्ट पे कैरिंग अमाउंट होगा। तो देखिए जब पीपी में ट्रांसफर होगा दैट विल बी एट कॉस्ट मॉडल। ठीक है, इनिशियल रिकॉग्निशन जब पीपी में होगा तो कॉस्ट मॉडल पे होगा, फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के समय मर्जी आपकी होगी। देखें हरीश मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं बेटा। आपका सवाल था कि सर आईपी है, जाहिर है कॉस्ट मॉडल पे चल रहा है, लेट सपोज 50 लाख हमारी वैल्यूएशन है। अब हमने इसे पीपी में ट्रांसफर कर दिया तो पीपी में इनिशियल ट्रांसफर कैरिंग कॉस्ट भी होगा 50 लाख। अब फिर मान लीजिए अब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट वहां करेंगे तो मर्जी आपकी है, आप कॉस्ट मॉडल को फॉलो करें चाहे रिवैल्यूएशन, वो आपकी मर्जी है। पीपी बनने के बाद आप क्या करते हैं उससे इंड एस 40 को कोई लेना देना नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है हरीश, समझ आया? ट्रांसफर विल बी एट कैरिंग अमाउंट, यहां से यहां 50 पे जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब वहां पे जब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होगा तो मर्जी आपकी होगी, क्योंकि वहां पे लगता है इंड एस 16 और इंड एस 16 आपको 2 इजाजत देता है, आइदर पीपी और आइदर रिवैल्यूएशन। ये आप जानिए, आपका इंड एस 16 जाने, 40 को इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है दोस्त, तो फिर चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई साहब। क्वेश्चन 1 हम लोग देख रहे थे, लास्ट क्वेश्चन है ये। एन एंटिटी एक्वायर एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितना? 40 लाख। मैनेजमेंट एस्टिमेट यूजफुल लाइफ 20 है और 2001 की बात है, रेसिडुअल वैल्यू 2 लाख है। मैनेजमेंट बिलीव करता है कि डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन सही रहेगा। तो बताइए 2001 के लास्ट में हमारी कैरिंग अमाउंट क्या होगी? राम राम, ये तो फाउंडेशन का क्वेश्चन है यार।
जरा करके भाई दोस्तों बताओ। आप भूल जाओ पीपीई है, ठीक है, क्योंकि हमें सब्सिक्वेंट मेजरमेंट तो कॉस्ट मॉडल पे करना है, और कॉस्ट मॉडल का मतलब होता है इनिशियल कॉस्ट लेस एक्युमुलेटेड डेप्शन, इनिशियल कॉस्ट लेस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट मॉडल यही कहता है ना इंड एज 16 का। प्लीज इंड एज 40 का पूरा मजा लेने के लिए आप लोग इंड एज 16 और इंड एज 41 की वीडियो जरूर देख लीजिएगा। 9 वीडियो हैं इसके क्या बोलते हैं अंदर प्लेलिस्ट में, वो देख लीजिएगा, और आज ये 10वां है। इसमें 1.5 घंटे की वीडियो, कोई बहुत ज्यादा वीडियो नहीं। पीपी 16 में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि वो है भी सबका बेस, नहीं होता जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, वो मदर ऑफ ऑल इंड एस है, मतलब एसेट से संबंधित जितने एस हैं, इसीलिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो देखिएगा। और इंड एस 2 भी तो हुआ है, 10 क्लासेज में 4 एस हुआ है। बताओ भाई बताओ, केवल ओके लिखने से बात नहीं बनेगी। और हरीश आपको आंसर क्वेश्चन डिलीट करने की जरूरत नहीं, आपका अच्छा क्वेश्चन था, डिलीट क्यों कर दिया भाई? कोई क्वेश्चन डिलीट करने की जरूरत नहीं है। सीनू का आंसर आ गया और मेरे ख्याल से बिल्कुल सही आंसर है। 1-2 बच्चे का और आ जाए तो मैं आगे बढ़ूं जरा। दिलसान भी देख रही हैं बेटा, तो दिलसान आप भी अपना आंसर दीजिए। दिलसान फ्रॉम बरेली, और आप देख रही हैं बेटा तो आप भी अपना आंसर दीजिए। सिंपल आंसर है, इसमें कुछ है थोड़े ना। देखिए 40 लाख है, 2 तो चला जाएगा ये मेरे भाई, तो 38 हो गया। 20 साल की बात है, तो हर साल का डेप्शन कितना हो गया? 38 डिवाइडेड बाई 20, 1.9 डेप्शन होगा पर एनम, ठीक है। तो कैरिंग अमाउंट क्या होगा? 40 लाख 1.9, 38.1 विल बी योर कैरिंग अमाउंट। तो ये तो बच्चों वाली बात हो गई, क्योंकि यही कहा गया ना, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट विल बी एट कॉस्ट मॉडल फॉलोड इन इंड एज 16, और इंड एज 16 कहता है कि इट विल बी इनिशियल कॉस्ट लेस एक्युमुलेटेड डेप्शन, और डेप्शन का जो तरीका होता है वो एज पर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, यहाँ पे इन्होंने स्ट्रेट लाइन मेथड लिया है, तो हम भी उसी बात पे कर लेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चों का तकरीबन सही आंसर था। तो आइए अब जरा आगे बढ़ते हैं और एक छोटी सी बात और पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और उसके बाद बस डिस्क्लोजर के बाद, सॉरी, डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उसके बाद डिस्क्लोजर बचेगा और कार्यक्रम हो जाएगा खत्म। सबको बढ़िया से याद हुआ? इंड एज समझ आया ये? चलो पहले ये बता देता हूं, तब पूछूंगा भाई, बीच में पूछने से कोई फायदा नहीं है। मान लो आखिरी बात ही समझ नहीं आई तो पढ़िए। देखो भाई, कोई भी चीज जो आई है वो चीज तो जानी है, तो अगर डीरिकॉग्नाइज कभी आप करना है तो भाई कैसे करेंगे आप? जब डिस्पोजल होगा, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परमानेंटली विड्रॉन फ्रॉम यूज एंड नो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हैज बीन एक्सपेक्टेड, मतलब समझो ना स्क्रैप हो गया और कुछ भी मिलने उलने की उम्मीद नहीं है, तो ऐसे में हम बुक से उसको डीरिकॉग्नाइज कर लेंगे, बुक्स में रखने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। डिस्पोजल 2 तरह से हो सकता है, सेल देख के भी हो सकता है और फाइनेंशियल लीज यानी हायर परचेज पे बेच के भी हो सकता है। तो आप सेल कर दें तो भी या फाइनेंशियल लीज कर दें तो भी, तो सेल का तरीका बता रहा है, अकाउंटिंग का तरीका नहीं है ये, ठीक है। देखिए डेट ऑफ डिस्पोजल, ठीक है, कब माना जाएगा? When recipient obtain control of the investment property in accordance with the requirements for determining when a performance obligation is satisfied under Ind AS 1115। 115 रेवेन्यू रिकॉग्निशन का बड़ा डिटेल इंड एस है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। उस इंड एस के अंदर कुछ बातें दी गई हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शंस के अंदर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को कब माना जाएगा कि हो गया, ठीक है। तो मैं बेसिकली जो जब रिसिपिएंट ने आपका कंट्रोल ले लिया, बात ये नहीं कि पैसा आपको मिला कि नहीं या उसने एडवांस पैसा दे दिया था, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इंडेक्स 115 की जो शर्तें हैं उसमें जब रिसिपिएंट कंट्रोल एक्वायर कर लेगा तब माना जाएगा कि वही आपका डेट ऑफ डिस्पोजल है, और यहां से आप अपनी प्रॉपर्टी को डीरिकॉग्नाइज कर दीजिए। अगर पैसा मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो एज रिसीवेबल आएगा, ठीक है। कहता है कि लॉस और गेन कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? भाई सिंपल सी बात है,
जो नेट प्रोसीड्स आपने रिकॉग्नाइज किया है और जो आपका कैरिंग अमाउंट है कि नहीं, तो आप अपने प्रॉफिट लॉस को रिकॉग्नाइज करेंगे। जो सेल नेट प्रोसीड्स आपको मिला है और जो कैरिंग अमाउंट है उसके बीच का जो गैप होगा वो प्रॉफिट लॉस की बात होगी। हाँ, इंड एस 116 है जिसके अंदर सेल एंड लीज बैक की बात है कि आपने सेल किया और फाइनेंशियल लीज ले लिया, तो सेल माना ही नहीं जाता। आपने इंटर में भी पढ़ा होगा, उस समय प्रॉफिट लॉस नहीं मानते, अदरवाइज हर समय प्रॉफिट लॉस मानने की कोई मनाही नहीं है। ठीक है, और जो अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन होगा वो जो डिटरमिन होगा वो होगा एज पर इंड एस 115। और फिर अगर कोई सब्सिक्वेंट चेंजेज भी हो जाए तो उस चेंजेस की भी अकाउंटिंग हम इंड एस 115 के अनुसार ही करेंगे। तो आप 115 और 16 का ध्यान मत तो भूल जाओ, सीधी सीधी बात है कि हम अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज तब करेंगे जब ये डिस्पोज हो जाएगा या स्क्रैप हो जाएगा, पूरी तरह से कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है। और प्रॉफिट लॉस हम कब लेंगे, कैरिंग अमाउंट और नेट प्रोसीड्स के बीच का जो गैप होगा दैट विल बी आवर प्रॉफिट एंड लॉस। बाकी चीजें पढ़ने के लिए नहीं, वो बस ऐसे ही है नॉलेज की खातिर। आइए अब आगे बढ़ते हैं कि भाई अगर प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने के बाद किसी तरह की लायबिलिटी आपके ऊपर रह गई, मान लीजिए कोई टैक्स की लायबिलिटी या किसी तरह की लायबिलिटी आपके ऊपर रह गई, या थर्ड पार्टी को कोई कंपनसेशन देना पड़ गया, या आपको थर्ड पार्टी से कोई कंपनसेशन लेना पड़ गया, इस तरह की कोई बात हो गई, तो प्रोविजंस आपने पढ़ा ही है, प्रोविजंस एंड कंटीजेंसी। तो जो प्रोविजंस होते हैं वो अगर कैसी कोई बनता है, इंड एस 37 के अंदर आपका कोई ऑब्लिगेशन बनता है तो आपको उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर तो कोई थर्ड पार्टी से कंपनसेशन मिलता है तो फिर ऐसे में उसको प्रॉफिट लॉस के रूप में आपको अपना रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल है कि एक बिल्डिंग है जो हमने ऑपरेटिंग लीज के रूप में दे दिया और बिल्डिंग की बुक वैल्यू कितनी है, 2 लाख रुपए। सॉरी, एक बिल्डिंग है जो हमने ऑपरेटिंग लीज के रूप में दिया हुआ है यानी कि आईपी है, और उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है, बुक वैल्यू कितनी है, 2 लाख। अब अगर वो सेल के लिए तैयार हो जाए और 4 लाख रुपए आने वाले हैं तो 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। कैरिंग अमाउंट है 2 लाख, कंसिडरेशन मिलने वाला 4 लाख, तो 2 लाख का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। ये पहला के समझ रहे हैं कि देयर इज ए बिल्डिंग विच यू हैव गिवन एज ए ऑपरेटिंग लीज टू समवन। फाइनेंशियल लीज तो फिर मानते ही नहीं, ऑपरेटिंग लीज में आईपी मानते हैं। ऑपरेटिंग लीज के रूप में, रेंटल के रूप में आपने किसी को दिया है और उसकी कैरिंग अमाउंट 2 लाख है, 4 लाख में सेल होने की बात हो रही है, तो एक तरफ 2 लाख कैरिंग अमाउंट, एक तरफ 4 लाख कंसिडरेशन, आपका 2 लाख बताइए क्या हुआ, गेन ऑन डिस्पोजल, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, जो आपकी इनकम स्टेटमेंट के अंदर रिकॉग्नाइज किया जाएगा। दूसरा केस पढ़ते हैं। दूसरा केस है, दिख रहा है आपको, ये है एक कंपनी है जो फाइनेंशियल लीज पे इसको लेना चाहती है। लीज रेंटल 80,000 पर एनम है 10 साल के लिए, लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू 320 है। तो देखिए, अगर हम किसी चीज को बेच रहे हैं, अगर हम किसी चीज को बेच रहे हैं और 80 हजार रुपए हमें मिलने वाले हैं, तो ऐसे में हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू 320 है, तो ऐसा माना जाएगा 320 में बेच रहे हैं, 320 हमारा रिसीवेबल है, तो 320 में बेच रहे हैं। कैरिंग अमाउंट कितना है, 2 लाख, तो 120 क्या माना जाएगा, 120 माना जाएगा आपका प्रॉफिट। आई रिपीट, 80 हजार रुपए 10 साल आपको मिलने हैं, एक डिस्काउंटिंग फैक्टर से हमने उसको डिस्काउंट किया तो 320 आया। तो हायर परचेज में आपने पढ़ा होगा कैश प्राइस, लीज आपने इंटर में पढ़ा होगा, बाकी हम लोग इंड एस 11 और 16 तो पढ़ेंगे ही। तो उससे जो 80,000 रुपए हमारे पास आए, उस 80,000 रुपए को आपको नहीं लेना है, 320 को लेना है। 320 आपका सेल प्राइस माना जाएगा। अब 2 चीज की चीज आपने 320 में बेची है, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, निश्चित रूप से आपका प्रॉफिट हुआ 1,20,000। लीज रिसीवेबल 320, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 2 लाख, तो गेन ऑन डिस्पोजल 120, गेन ऑन डिस्पोजल इज 120। याद रहेगा। बाकी डिस्क्लोजर की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट एग्जाम के लिए नहीं होती हैं, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूं।
भाई देखो इंड एस 1116 के अंदर राइट टू लीज की जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट हो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आईपी के अंदर क्या करेंगे वो देखिए। अकाउंटिंग पॉलिसी आपने कैसे मेजर करी है? भाई जाहिर है कॉस्ट मॉडल। आपने सेल्फ ऑक्युपाइड से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कौन से क्राइटेरिया पे अलग किया हुआ है, ये हेल्ड फॉर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से कैसे अलग किया हुआ है ये बताना है, ठीक है। टू द एक्सटेंट फेयर वैल्यू जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज किया है वो किसकी वैल्यूएशन पे, किसी इंडिपेंडेंट वैल्यूअर जिसके पास कोई क्वालिफाइड डिग्री वगैरह वगैरह है कि नहीं, और अगर ऐसी वैल्यूएशन नहीं हुई है तो आपको फैक्ट बताना है कि अगर फेयर वैल्यू हमने किसी अपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का फेयर वैल्यू कराया है तो किससे कराया, किसी राह चलते को पकड़ के बोला क्या, किसी आर्टिकल से हमने बोला भाई बताना ये हमारी बिल्डिंग कितने की होगी, होगी सर 50,000 की होगी, अरे 5 करोड़ की बिल्डिंग है यार। तो प्रोफेशनल जो प्रोफेशनल वैल्यूअर है उनसे आपने कराया है कि नहीं ये बात बताइए, और अगर कराया है तो उसका एक्सपीरियंस या उस तरह काम करने का जो उसका क्राइटेरिया है वो सब बताइए, और नहीं तो ये फैक्ट बताइए कि भाई वो आदमी ऐसा नहीं था, प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं था। इसके अलावा आप अपने इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपकी बार जो रेंटल मिला है उसके ऊपर जो डायरेक्ट एक्सपेंस है, थोड़े बहुत रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह के आपने किए हुए हैं वो सब दिखाइए, ठीक है ना, जिससे आपको रेंटल इनकम मिली है। या कुछ ऐसा भी बताइए जो बिल्डिंग खाली वाली पड़ी है और उसके ऊपर आपने खर्च करना पड़ा है। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है बिल्डिंग को बेचने वगैरह में या इनकम को लाने में या रिसीट को भेजने में तो वो सभी बता दीजिए, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन है या तो ऑनरशिप में और या फिर इनकम प्रोसीड्स के कहीं भेजने उजने में, तो इस तरह की चीज़ें ही बता दीजिए। कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है कि आप किसी को कोई बिल्डिंग डेवलप करके ऐसी कुछ करके देंगे या रिपेयर मेंटेनेंस करके देंगे तो इससे भी हमारी ऑब्लिगेशन पैदा होती है, फ्यूचर रिस्क का पता चलता है, तो उसके बारे में भी आप डिस्क्लोजर कीजिए। डिप्रिसिएशन मेथड, यूजफुल लाइफ या ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, एक्युमुलेटेड अमाउंट, बिगिनिंग एंड, वो सब जो होती है इंड एस 16 की कहानी, वो सब कहानी आपको यहाँ भी कहानी है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यही था हमारी तरफ से आपका इंड एस 16 पूरी तरीके से। क्लास नंबर 9 मैंने क्लास को अच्छी तरह से नंबरिंग कर दी है, और क्लास नंबर 10 ये दोनों आपके इंड एस 40 के लिए मोर देन सफिशिएंट है। एग्जाम को 100% दोस्तों ये कवर करता है, ठीक है। जो मेन पॉइंट्स हमने मार्क करा दिया है, बाकी आप एक बार खुद से पढ़िए और जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर दीजिए। हम लोग बना रहे हैं इसकी समरी और शॉर्ट नोट्स भी बना रहे हैं। बहुत जल्दी आपको इंड एस की एक पतली सी बुक मिलेगी जिसके अंदर कुछ नहीं करेंगे हम, कुछ नया ज्ञान नहीं आपको देंगे। इंड एस जो दे रखा आपकी स्टडी में उसे थोड़ा छोटा करने की कोशिश करेंगे जिसको हम बार बार रिवाइज कर सकें। ट्रायल के तौर पे 1-2 इंड एस का मैं अगली क्लास में आऊँगा तो कोशिश करूँगा आपको देने की, कम से कम इंड एस 40 या अगला जो इंड एस पढ़ाऊँगा उसकी बात करूँगा, ठीक है। अगला इंड एस हमारा पढ़ाने का जो प्लान है दोस्तों वो है इंड एस 38 इनटेंजिबल एसेट। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 36, फिर हम लोग पढ़ेंगे 105, फिर हम लोग पढ़ेंगे 1116, और ऐसा करने के बाद एसेट्स की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। हम समरी जरूर बनाएंगे बेटा, ठीक है, बल्कि बनाएंगे नहीं, बन रहा है, बन रहा है दोस्त, समरी बन रहा है। अच्छा बताइए, जिन बच्चों ने दोनों क्लास करी थी उनको इंड एस 40 ठीक से समझ आया? ये वीडियो कितनी और यूजफुल है, जरा सा एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। मुझे सुनाने के तौर पे प्लीज मत बोलिएगा, जो सही बात होगी वो बोलिएगा। देखिए 10 नंबर है वेरी यूजफुल। मैं पूरे 10 की 10 वीडियो 10 वीडियोज मैंने अपलोड किए हैं दोस्तों, क्योंकि आप मुझे हेल्प करेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छी तरह, आप मुझे 0 बोलेंगे तो भी मैं करूंगा, लेकिन और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना, और कुछ इंप्रूवमेंट करने की, फंडामेंटल चेंज करने की कोशिश करूंगा। ये देखिए मैं आईपीसीसी में पूरी तरह इन्वॉल्व रहता हूं, तो मुझे ज़्यादा फाइनल की क्लासें लेने का सही पूछिए तो टाइम नहीं मिल पाता। कोरोना ने टाइम दिया है तो मैं सोच रहा हूं जब तक ये बातें हैं मैं कंप्लीट कर ही दूं, और कम से कम जितनी कंप्लीट हो गई वो टेंशन तो खत्म हो ही गई ना। देखिए अभी तक हम लोगों ने 4 कवर किया है, 16, 2, 41 और 40।
और ये 4 और हम लोग कवर करेंगे। अब 39 में मान लीजिए हम लोग 8 कवर कर लें तो भाई 20% काम तो हो ही जाएगा ना। ये 5 है, ठीक है दोस्तों। अब मुझे ये है कि भाई वेरी यूजफुल है, ये है ना बेकार, ठीक है कि नहीं, किसी काम का नहीं है, वर्थलेस। और एक है कि नहीं चलो एवरेज है। तो इन 10 वीडियो को, जिन बच्चों ने 10 वीडियो देखा हो, किस तरह से आप रिव्यू करना चाहेंगे एक बार मुझे बताइए, या इससे भी बढ़िया बात कुछ सजेशन दीजिए कि और मैं आपके कैसे काम आ सकता हूं। एक सजेशन तो मैंने नोट कर लिया कि समरी, और हम लोग इस पे काम कर भी रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा बहुत जल्दी, हो सकता है तो कल ही मैं कोई डालूंगा। अगर कोई नए स्टूडेंट हो तो उनको मैं एक बात बता दूं कि बेटा ये नोट्स वगैरह है ना, आपके पास जाने का एक ही रास्ता है, एक टेलीग्राम का चैनल है। वैसे तो सब लोगों ने लाइक कर ही लिया है, सब्सक्राइब कर ही लिया है, टेलीग्राम का चैनल है। उस पर ना टेलीग्राम पे क्या होता है कि जल्दी से चला जाता है मैसेज जाने में दिक्कत नहीं होती, किसी भी तरह की फाइल चली जाती है। तो पता नहीं क्या नाम है, नाम ही भूल गया मैं, टॉपर्स सीए फाइनल। जानबूझ के हम लोगों ने इसे टॉपर्स के नॉर्मल चैनल से अलग रखा है, ताकि नॉर्मल चैनल में तो और बहुत सारी फाउंडेशन, इंटर, सीए, सीएस, पता नहीं क्या क्या बातें आती रहती हैं। ये आपको लिए बिल्कुल एक्सक्लूसिव है। इसमें 3 क्लासेज आपकी चल रही हैं और बिल्कुल लाइव, 8 से 10 बेटा डेली चलता है लॉ। अच्छा, हमने टाइमिंग भी जानबूझ के देर देर से रखा है, गैप देके, ताकि आपको लाइव पढ़ने में दिक्कत ना हो, आंखें नहीं थके। और 2 से 4 चलता है दोस्तों एसएफएम, ये भी डेली चलता है एसएफएम। और अब मैंने 8:30 से कर दिया है, ठीक है टाइमिंग, 8:30 से टाइमिंग कंफर्टेबल है या 9 बजे से कर दूं? ठीक है। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे है दोस्तों एफआर। अभी डेली में नहीं करा पाऊंगा, थोड़ी समय की दिक्कत है। चलिए, सीनू ने कहा स्टडी मटेरियल से तो अच्छी बात है, लेकिन समरी जरूर बनाना है। बिल्कुल बेटा, हम आपका शेड्यूल जरूर बनाएंगे सीनू, ठीक है। 8:30 सही है, तो ठीक है। ये तीनों टाइम टेबल आप लोग नोट कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इस पे हो सकता है तो कल, और कल समय नहीं मिला तो परसों संडे को तो पक्का ही मैं डालूंगा। और आज के लिए आप लोगों से थोड़ा जल्दी विदा लेता हूं। मिलते हैं किसी और एज के साथ अगली क्लास में। तब तक आप सभी दोस्तों को शुभ रात्रि। थोड़ा एंजॉय कीजिए, फ्राइडे नाइट है, थोड़ा बढ़िया गाने उन्हें सुनिए, मस्ती वाले, है ना, वो रोने धोने वाले गाने मत सुनिएगा, मस्ती वाले गाने सुनिए। ये समय है बेटा जिंदगी को पूरा जीने का। धन्यवाद।